ठीक है, चलो जी करें आगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक डाउट आ रहा है सेकंड वाले पे। ठीक है जी, एलएलपी वाला सेकंड पॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर का समझ में नहीं आया। इधर देखो जी, जिसको समझना है, ये बन गई एलएलपी 1। ठीक है जी, एलएलपी 1, इसके अंदर एलएलपी 1, इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो सारे पार्टनर्स बेटा बॉडी कॉर्पोरेट हैं। ठीक है जी, और इन्होंने बोला या फिर कोई एक ऐसी एलएलपी, या फिर एक ऐसी एलएलपी जिसमें इंडिविजुअल भी हो प्लस बॉडी कॉर्पोरेट भी हो, यानी कि इंडिविजुअल पार्टनर्स भी हैं इंसान, और बॉडी कॉर्पोरेट वाले पार्टनर्स भी हैं। पहले आप देखो, पहले आपको ये समझ में आया, एक एलएलपी 1 है, एक एलएलपी 2 है। एलएलपी 1 में सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो सर आपने ये इंसान क्यों बनाई, बस तुम समझ जाना ना यार, पार्टनर्स है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सारी कंपनियां हैं, एलएलपी नहीं मिला के एक एलएलपी खोली हुई है। दूसरी वाली में इंडिविजुअल प्लस कुछ बॉडी कॉर्पोरेट में कह रहे हैं, तो अगर इनके सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो इनके जो नॉमिनीज होंगे, जितने भी पार्टनर्स के नॉमिनी बनाने होते हैं, तो इनके एटलीस्ट जो दो नॉमिनी है ना, वो डेजिग्नेटेड होने चाहिए। इतनी सी बात थी, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाए जाएंगे, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, उनके बिहाफ पे उनके सीईओ मुकेश अंबानी काम करते हैं ना, चेयरमैन। तो एटलीस्ट दो नॉमिनी को डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे। ठीक, और अगर इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट मिला के एलएलपी बनी हुई है, तो इनके जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, जो इनके इंडिविजुअल पार्टनर्स वाले लोग हैं ना, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टनर्स में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाए जाएंगे। इसके बाद भी एक केस स्टडी बन सकती है। अगर सर अगर सर एलएलपी 2 में इंडिविजुअल पार्टनर एक हुआ, दो कॉर्पोरेट हुए, तो बॉडी कॉर्पोरेट का एक नॉमिनी और एक जो इंडिविजुअल होगा उसका डेजिग्नेटेड, मतलब एट द एंड आपको दो इंसान चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करेंगे। अगर सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके नॉमिनी, अगर दोनों मिला के हैं तो पहले दो इंडिविजुअल उठा लो, अगर उसी पार्टनरशिप में एक इंडिविजुअल है बाकी चार कॉर्पोरेट है, तो चार बॉडी कॉर्पोरेट में से कोई एक नॉमिनी उठा लेना और जो इंडिविजुअल है उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लेना। एट द एंड इंसान चाहिए जेल में डालने के लिए, ठीक है, शादीशुदी करने के लिए। ओके जी, ये समझ में आ गया। इसका अगर चाहिए तो मैं बाद में फोटो या स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। बॉडी कॉर्पोरेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। नंबर 1, बॉडी एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट की नहीं, एलएलपी क्या है, एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म होती है, ठीक है, इसको एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से बोला जाता है, जो कि अपने पार्टनर से अलग होएगी, परपेचुअल सक्सेशन होगी। ये तो सेम कंपनी वाले फीचर नहीं आते जा रहे, आएंगे ही, जब हमने कल सीखा था। देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर, कह रहे हैं अगर पार्टनर में चेंज हो रहा है, shall not affect the existence of LLP, perpetual है, किया हुआ है। और LLP provide that LLP is a body corporate formed incorporated under this act, कह रहे हैं LLP एक्ट में LLP कौन होता है, जो LLP एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ हो, और वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी किए हुए हैं पॉइंट। परपेचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर जैसे कंपनी में होते थे, यहाँ पे पार्टनर आएंगे जाएंगे जिएंगे मरेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो एलएलपी खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रॉपर्टी होल्ड करती है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, पहले ही पढ़ाए हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी में इंडिविजुअल पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होएगी, वो लाइबल नहीं होंगे, बिजनेस के नाम पे सारा कुछ चलेगा, ना कि पार्टनर्स के नाम पे। म्यूचुअल एजेंसी अच्छा है, म्यूचुअल एजेंसी में जो पार्टनर्स हैं वो बाइंड करना चाह रहे हैं, किसको, पार्टनर्स बाइंड करना चाह रहे हैं एलएलपी को या अदर पार्टनर्स को। मुझे बताओ, जो पार्टनर्स हैं क्या वो एलएलपी को बाइंड कर सकते हैं? यस। अदर पार्टनर्स को बाइंड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ओनर आपस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं करते। तो यानी कि यहां पे म्यूचुअल एजेंसी है पड़ी, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी
नहीं है। ठीक है जी, पढ़ के देख लो म्यूचुअल एजेंसी वाला फोर्थ पॉइंट जल्दी से देखो जी, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। ठीक, चले आगे पॉइंट नंबर 5, एलएलपी का एग्रीमेंट म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज के लिए, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटी के लिए, ठीक है, एक एग्रीमेंट बना जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी डिवाइस द एग्रीमेंट चॉइस इन द एब्सेंस ऑफ सच। ठीक है जी, एलएलपी एग्रीमेंट बना लेना रिटर्न, अगर नहीं बना पाए तो एलएलपी एक्ट में जो कंडीशन लिखी होंगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जैसे होता था, तो एलएलपी एक्ट के हिसाब से फिर आपको म्यूचुअल राइट या ड्यूटी निभानी पड़ेगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यार पढ़ तो लिया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है? क्या एलएलपी कानून की नजरों में एक अलग पर्सन है? यस। क्या बाकी जैसे इंडिविजुअल को राइट, ड्यूटी, केस करना, ये वो सबके अधिकार मिलते हैं, इसको मिलेंगे? यस। एक्सेप्ट क्या, याद है? शादी, जेल, ये वो। तो जो अगर जेल जाना है, शादी करनी है, तो वो वाले राइट अधिकार नहीं मिलेंगे, अदरवाइज सारे पर्सन वाले अधिकार मिलेंगे। कॉमन सील कह रहे हैं एलएलपी को कॉमन सील हो सकती है, उसके बिहाफ पे काम कर सकते हैं जैसे कंपनी की होती थी, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में कॉमन सील वाला कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो नोट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जैसे मर्जी चला लेना। चलो आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पहले ही पढ़ लिया। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाली थी ना, वो 25 लाख तक मैक्सिमम, तो अगर उन्होंने दोनों ने 10-10 लाख रुपए डाला हुआ है, बिजनेस में लॉस हो गया, तो सिर्फ जो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वहां तक वो लाइबल होंगे। क्या पर्सनली घर से पैसा उठा के देंगे? नहीं उठा के देंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन करेगा? पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब एंटाइटल्ड होंगे, प्लस उसमें से 2 डेजिग्नेटेड बना लेना, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बट ओनली द डेजिग्नेटेड, लीगल कॉम्प्लाइंसेस के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर लाइबल होंगे, अदरवाइज काम तो सारे ही करेंगे। 5 बंदे हैं तो 5 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम पता ही है, मिनिमम मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 से इन्फिनिट, मिनिमम और मैक्सिमम 2 से इन्फिनिट। प्रॉफिट ओनली पहले भी पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी किसी भी टाइम पे किसी एलएलपी को इन्वेस्टिगेट करना है, चेक करना है। 12 नंबर पॉइंट पहले हमने कभी नहीं पढ़ रखा, सिंपल है, गवर्नमेंट चाहेगी तो अगर उनको लगेगा डाउट होएगा तो वो कर सकते हैं। नंबर 13, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द मर्जर एमलगमेशन, मतलब अगर आपको एलएलपी के खरीदना बेचना, 2 पार्टनरशिप फर्म को आपस में मर्ज करना, 2 एलएलपी को एक बना देना। कोक और पेप्सी कह रहे हैं छोड़ यार, वैसे भी आप लूट ही रहे हैं, इकट्ठे होकर लूटते हैं, नहीं तो आप कंपटीशन में पैसा ज्यादा खर्च कर देते हैं। कह रहे वो सारा कुछ एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सर क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, इसका मतलब होता है अमलगमेशन, 2 एलएलपी इकट्ठे मिलके। डीमर्जर, कोई एलएलपी है उसको तोड़ना है, फर्म में कन्वर्ट करना है, फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, ऐसी सब चीजें एलएलपी एक्ट में लिखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग करना, वैसे ही करेंगे ना, अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कह रहे हैं कोई फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, शेड्यूल 2, 3, 4, क्या बात समझ में आती है? सर नहीं, पहले पेज पे SCHEDULE, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 4 में, ये सारी चीजें कौन किस में कन्वर्ट हो रहा था? फर्म एलएलपी में, प्राइवेट पब्लिक एलएलपी में, तो एक्ट के अकॉर्डिंग करना कर लेंगे। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, एनुअल रिटर्न्स याद है कल हमने किया था, एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स, ठीक है, सोलवेंसी की डिक्लेरेशन, ये सारी जो फाइल करोगे, ऐसे थोड़ी आप चंडीगढ़ जाओगे फाइल करो। आज की डेट में आपने आईसीए में एडमिशन कराई थी, दिल्ली गए थे, किताबें आ गई, दिल्ली गए थे, सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, तो मैंने आपको ये चीजें कंपनीज एक्ट में भी बताई थी, एमसीए की साइट पे mca.gov.in, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी साइट पे सारा कुछ आजकल ऑनलाइन होता है, जो भी आपको एनुअली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो, रिटर्न सबमिट करने हो, सब कुछ। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? पढ़ तो आए हैं, रजिस्टर्ड कहाँ होनी चाहिए फॉरेन एलएलपी? प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए? चलो आगे, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी फॉर्म एलएलपी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा खादी बीती में लिखा गया, एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, विच ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज अ बिजनेस ऑन एग्रीमेंट, पहला हो गया एग्रीमेंट के हिसाब,
उससे काम चलेगा। लीगल या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, इजी टू फॉर्म, ऑल पार्टनर एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, इजी टू डिसॉल्व। ये जितना इजी इन्होंने लिख दिया इतना इजी होता नहीं है मार्केट में। तुम जाओ एक बार खुलवाने, पता चल जाएगा, नानी ना याद आ जाए ना। आगे इनकॉर्पोरेशन आ गया, सारा कुछ पढ़ लिया, कहते हैं अब खुलवाएं कैसे भैया, क्या करना पड़ेगा। कह रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहले तो इसको लिखेंगे सेक्शन 11, याद रखना है ये वाला सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अगर आपको कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवानी है, खुलवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब जब आप इसको रजिस्टर्ड कराने जाओगे तो पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए अप्लाई करने। कह रहे हैं फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू और मोर पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट के लिए, ठीक है जी। तो 2 पर्सन्स चाहिए प्लस लॉफुल बिजनेस चाहिए प्लस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप एक्ट में भी। क्या होना चाहिए? 2 बंदे, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट का इंटेंशन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए जाएंगे इन सच मैनर एंड सच फीस। अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। इन सच मैनर का मतलब क्या होता है वो बता देंगे। आप लोगों का क्या मैनर था जब आप लोगों ने अप्लाई किया था? साइट खुली हुई थी ना, टैब हमने ओपन किया, यहाँ पे रजिस्टर्ड करा लो, सीए फाउंडेशन भरो, आगे आगे डिटेल भरते रहो। सेम वही चीजें होती हैं यहाँ पे भी। मोर और लेस 70-80% चीजें स्टूडेंट लाइफ से लेके इनकॉर्पोरेशन लाइफ तक सेम रहती हैं, बेसिक डिटेल टैब लिखे होंगे, बाकी कुछ कुछ नई चीजें आती हैं। विद सच फीस, पहले तो इनको फीस चाहिए, ठीक है, जो भी है किसके पास देना है? विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को हमने कल देखा था आरओसी ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी सिचुएटेड। हमारा जैसे पंजाब का कहां पे है? पंजाब का आरओसी कहां पे है? चंडीगढ़ सेक्टर 17 में। तो उस आरओसी को सर हमें कैसे पता चलेगा? जब आप टैब ओपन करोगे तो आप अपने शहर का नाम नहीं लिखते थे जब अप्लाई कर रहे होते थे, पंजाब के हो उसके बाद राजपुरा, तो वहां पे खुल के आ जाएगा कि आप पंजाब के हो, चंडीगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, तो ऐसे अप्लाई कर देना। स्टेटमेंट टू बी फिल्ड, क्या स्टेटमेंट फिल करनी है? देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये आगे हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भर देना। मेड बाय ईदर एडवोकेट, मतलब आपको ना एक डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल चाहिए होता है, उसके साइन लगेंगे, या तो एडवोकेट या कंपनी सेक्रेटरी या सीए या सीएम में। जब भी आपको कंपनी वगैरह खुलवानी होती है ना तो एक सीए के साइन चाहिए होते हैं, तो वो सीए, सीएस, सीएम में, एडवोकेट, इन चारों में से किसी एक के पास जो अपना उसका लाइसेंस नंबर होता है वो भी लगेगा, ठीक। बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम, जेड़ा बंदा बीच में जो 2 नाम है ना, 2 बंदे कम से कम चाहिए, उसमें से कोई एक बंदा ये सारे फॉर्म वगैरह सबमिट करेगा, नीचे आ जाएगा डिक्लेरेशन की मैंने की है कि सारी रिक्वायरमेंट को मैंने कंप्लाई विद कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बकवास के अलावा कुछ है। बकवास इन द सेंस कि कुछ ऐसे टेक्निकल नहीं आया, 2 बंदे चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भर देना, कौन भरेगा? फीस फॉर्म के साथ भर देना। मेन बस एक ये चीज आई जो तुम्हें ना पता लगी हो, सीए, सीएस, सीएम में, सीए बड़ा भाई, उससे नीचे सीएम में, उससे नीचे सीएस, सीएम में और सीएस के साथ साथ एडवोकेट। सीए सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल में, पैसों के लेवल में, काम के लेवल में। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जो भी आप ऊपर देख के आ रहे थे ना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट? वही नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस, उसका नाम, ये सब चीजें। कह रहे हैं फॉर्म, जो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्म वी होता था, इसका फॉर्म मुझे नहीं पता कौन सा होता है। स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, बिजनेस ऑफ एलएलपी। सर बिजनेस मतलब किस चीज का बिजनेस है आपका? जूतों का, मेकअप आर्टिस्ट का, लकड़ी का। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर पार्टनर, बिल्कुल ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच अदर इंफॉर्मेशन। सर ये तो वही ना हो गया जो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट थे, सोच के देखो। नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका एड्रेस, सच अदर इंफॉर्मेशन, खत्म हो गए। या स्टेट, स्टेट नहीं है यहाँ पे, दूसरा
इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस अबव, अगर ये वाले सारे डॉक्यूमेंट एक बंदा लेके जा रहा है, जैसे 3 पार्टनर हैं, एक बंदा फाइल कर रहा है या आरओसी के ऑफिस में लेके जा रहा है, जो तीनों में से एक बंदा लेके जा रहा है, ऊपर आया था ना वही वाला बंदा होना चाहिए तीनों में से पार्टनर। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच ही नोन टू बी फॉल्स, अगर उसको लग रहा है अबव डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट फेक है, किसी का आधार कार्ड डुप्लीकेट बना हुआ है, एड्रेस जो बिजनेस का आपने डाला वो था ही नहीं, मतलब समझ लो एड्रेस है गोविंद कॉलोनी का और आप वहां पे लिख रहे हो हम दशमेश कॉलोनी के हैं या फलाना किसी और शहर के हैं, अगर उस पर्सन को पता है कि अबव इंफॉर्मेशन फॉल्स है, या फिर उसको ये नहीं पता जो मैं भर रहा हूं सच है कि नहीं है सर क्या, एक तो लोगों की क्लास चल रही है, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो बताना, क्या बोला मैंने, या तो उसको ये पता है कि ये तो गलत है, या उसको ये नहीं पता कि यार ये सही है कि गलत है, डाउटफुल है, उस केस में जुर्माना लगेगा भाई साहब, पहले तो जेल, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, जेल, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, उसको जेल डालेंगे 2 साल के लिए, नहीं पढ़ के देखो, अप टू 2 years, एक दिन की भी हो सकती है, हफ्ते की भी हो सकती है, महीने की भी हो सकती है, एंड जहां पे आएगा एंड मतलब वो ज्यादा भयंकर सेक्शन है, वो लूटपाट मचा रहा है, जेल भी डालेंगे, एंड का मतलब होता है भी का मतलब होता है ऑल्सो, अंग्रेजों को लगता है ऑल्सो मतलब टू, कौन सा टू, ये वाला टू, और नहीं मुझे समझ में आ रहा, ठीक है, तो ये भी लगाएंगे, फाइन मिनिमम 10,000 का, तो कह रहे हैं फाइन 10,000 से कम तो नहीं रखेंगे, तेरे को अगर पता ही नहीं है ये सच है कि झूठ है तो फिर भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, चलो जी आगे, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, आखिरी सेक्शन, नहीं वो नहीं हुई, सॉरी पढ़ा अभी, पर वैसे देखा जाए सबसे खतरनाक पूरे एक्ट में अब शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, थक गया है, ठीक है, पर लो तो मैं खत्म कराऊंगा आज एक्ट, चलो कोई नहीं, अभी एक्ट पढ़ते हैं, अपन एक्ट खत्म करते हैं, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, नहीं यार इसको तो मैं निपटाऊंगा, इसको तो खत्म करेंगे, तुम्हें ब्रेक चाहिए मैं ब्रेक दे सकता हूँ 20 मिनट की, अभी मैं लो का एक्ट खत्म करूंगा, यार कुछ कॉन्फिडेंस तो कैरी करें कि पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एलएलपी हो गया, ठीक है ये हो गया, कुछ कॉन्फिडेंस, 3 एक्ट हो गए, अगला एक्ट भी छोटा उठाएंगे पहले चैप्टर वाला, वो भी 2 या 3 दिन में खत्म कर देंगे कहीं से तो, क्योंकि जो लॉ का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 6 एक्ट एक तरफ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में 200 पेजेस का, बाकी 6 एक्ट 200 पेजेस को मिला के भी टोटल है, नहीं 200 तो नहीं कह रहे, बाकी 6 एक्ट 300 पेजेस के हैं, अकेला एक एक्ट कॉन्ट्रैक्ट 200 पेजेस का है, तो यहां से तो है, वो महीना ले जाएगा कम से कम, यहां से तो कॉन्फिडेंस गेन करें, 3 एक्ट हो गए, फिर चौथा भी 15 पेज वाला करेंगे, वो भी 3 दिन में हो जाएगा, तो कम से कम ये तो रहेगा 4 एक्ट हो गए भाई साहब, 60-70 नंबर की तैयारी हो रही, हाँ हाँ हाँ, बोलो चाहिए 20 मिनट की ब्रेक के कंटिन्यू रखूं, करवा दूं, चलो जी, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, अब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, यार मेरे को एक बात बताओ पहले तो, चलो यार आ जाओ आगे, सेक्शन नंबर 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब है जब आरओसी है, रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर्ड कर देता है, तब आपकी कंपनी बिजनेस एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 12 का इसको बोलते हैं सब सेक्शन 1, ये पॉइंट नंबर 1 नहीं होते, ये क्या होता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, कह रहे व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लोज बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी और सी, ऊपर आओ, ये है ना सेक्शन 11 जो अभी आप पढ़ के आए हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो इसका सब सेक्शन 1 का क्लोज बी और सी, क्लोज बी और सी में मेनली क्या था, जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रार बैठा है और जो ये आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, वो डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पे भी हुई थी, सिंपल सी बात है, कह रहे हैं जो ऊपर सेक्शन 11 में सब कुछ पढ़ के आए हो ना, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है उन चीजों के बारे में, कह रहे हैं अगर वो आपके कंप्लाई हो गए हैं, फिर इसमें ना नेगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, बात इतनी सी है, अगर आपने सारे ऊपर वाली फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं,
तो जो रजिस्ट्रार है, एक तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा, उसकी छानबीन करेगा। ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों के बीच में वो क्या करेगा, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो आप ऊपर डॉक्यूमेंट दे के आए हो उसको रजिस्टर्ड कर लेगा अपने पास। कितने दिनों में? 14 दिनों में। और एक सर्टिफिकेट दे देगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है इस नाम से। सर एग्जाम्पल बताओ, अगर आप एग्जाम्पल ले यहाँ पे 1/1/2026 को आपने डॉक्यूमेंट्स दिए किसको? आरओसी को, ठीक है। उसके 14 डेज में, 14 डेज में वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा और आरओसी सॉरी आरओसी इश्यू कर देगा आपको सर्टिफिकेट। मेन ये बात है यार, बस 14 दिनों के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट रख के आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, यानी कि सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट, रजिस्ट्रार कौन हो गया? आरओसी, में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड इन सब क्लोज सी, ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी थी कि हम पार्टनर हैं ये वो, एज अ सफिशिएंट एविडेंस, कि जो भी रिक्वायरमेंट आपने की है, मतलब जो ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के आए हो उसको एज एन एविडेंस के तौर पे अपने पास रखेगा। फिर जो सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा है अंडर क्लोज बी, अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1, क्या आपको ये पता लग रहा है? अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ये इसकी बात कर रहा है, इसकी कह रहा है कि जो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 है वो ये हुआ, इसका क्लोज बी कौन सा हुआ? ये कह रहे हैं सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द आरओसी। तो यानी कि सर्टिफिकेट दे कौन रहा है? आरओसी। तो यार ऑब्वियस है ना, सरकारी बंदा है, लाइसेंस दे रहा है तो साइन करके देगा, साइंड बाय द, तो आरओसी। तो जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट साइन बाय आरओसी एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सील, मतलब कि अपनी सील भी लगा देगा कि ये सरकारी स्टैंप लग गई। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौथे में सर्टिफिकेट जो होगा, किसको सर्टिफिकेट मिला है? आरओसी ने, आरओसी ने जो एलएलपी को सर्टिफिकेट दिया है, आरओसी ने जो एलएलपी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, ठीक है जी। कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है 100% प्रूफ। कंक्लूसिव कि देखो ये मैंने अपने आप तो नहीं बनाया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है, आरओसी ने दिया है। तो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है 100% वैलिड प्रूफ, 100% वैलिड या 100% प्रूफ के तौर पे आप इसको मान सकते हो। क्या मान सकते हो? कि ये मुझे आरओसी ने दिया है और ये अब मेरे पास रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस, अगला रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, एलएलपी को क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन हो गई, 14 दिनों के अंदर हो गया, आरओसी ने स्टैंप लगा के दे दी। अब एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, दो चीजें कर रहा है सेक्शन 13, लिखो जी इसको, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 दो चीजों की बात कर रहा है, एलएलपी का ऑफिस एंड चेंज। कह रहे हैं एवरी एलएलपी, यार अगर हम एक दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, उसका एड्रेस होगा कि नहीं होगा? एड्रेस होगा। तो कह रहे हैं एवरी एलएलपी हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे सारी कम्युनिकेशन या नोटिस भेजे जाएंगे। जैसे आज मेरे एक क्लाइंट के पास कल जीएसटी डिपार्टमेंट वालों का फोन आ रहा था, वो नोटिस भेजना चाह रहे थे, तो वो नोटिस किसको भेजेंगे? मुझे थोड़ी भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे नोटिस? किसी ना किसी क्लाइंट के अपने ऑफिस में भेजेंगे ना। जब तुम कोरियर मंगवाते हो अमेजोन से, कहाँ पे आता है? तुम्हारे घर पे। तो यानी कि बिजनेस का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहां पे सारी कम्युनिकेशन और पोस्ट की जाएंगी। अ डॉक्यूमेंट में सर्व्ड ऑन द एलएलपी, कोई डॉक्यूमेंट एलएलपी को भेजा जाएगा या पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को बाय सेंडिंग इट बाय द पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के थ्रू। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाला लाइन ही है। कह रहे हैं कि अगर एलएलपी का एड्रेस होगा तो सारी चीजें पोस्ट कोरियर के थ्रू पार्टनर को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को या एलएलपी को भेजा जाएगा। तीसरा, एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, पहले आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था राजपुरा, अब आप करना चाहते हो चंडीगढ़। एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार, कह रहे अगर आपको चेंज करना है तो फिर से आरओसी को, रजिस्ट्रार को एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा या उस मैनर में जो भी वहां पे कंडीशन दी होंगी, तो आप कर सकते हो। आरओसी को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ एलएलपी।
अगर आप एलएलपी का एड्रेस चेंज करना चाहते हो कैसे करना पड़ेगा, अप्लाई टू आरओसी, रजिस्ट्रार को दोबारा से अप्लाई करो, ठीक है जी। उसके बाद इफ एलएलपी, जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने आईसीए में रजिस्टर्ड कराया, आप लोगों की बुक्स घर पे आई थी ना, मानते हो इस बात को? अगर 1 साल या 2 साल के बाद सीए इंटर में या सीए फाइनल में आपके घर का एड्रेस चेंज हो गया, आप लोगों ने नया घर ले लिया, सर आपके मुंह में चीनी और डायरी मिल्क है ना, हमने नया घर ले लिया, तो मुझे बताओ आईसीआई में अपना एड्रेस चेंज करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि जब इंटर अप्लाई करोगे या जब आपके पास फाउंडेशन का रिजल्ट घर पे आता है, डिग्री आती है पूरी, फाइनल की भी घर पे आती है, तो अगर आप अप्लाई करोगे घर का एड्रेस चेंज कर रहे हो तो आईसीए में भी तो चेंज करना पड़ेगा, सारी वही चीज तो है। एलएलपी का एड्रेस चेंज कर रहे हो तो बता देना, पोस्ट के थ्रू वहां पे आएगा, जब चेंज कर रहे हो तो दोबारा से आरओसी को बता देना। अगर एलएलपी ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करी इस मामले में कि आपका एड्रेस राजपुर में था, अब आप बिजनेस चंडीगढ़ से चला रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 500 रुपए पर डे की। 3 दिन की पेनल्टी हुई तो कितनी लगेगी? 1500, समझ गए? 500 पर डे की, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लग सकती है? 50,000, ठीक है, फॉर द एलएलपी एंड एवरी पार्टनर। तो दोनों के ऊपर कह रहे हैं, अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर लेके कोई कॉन्ट्रावेंशन करी, आपका ऑफिस का एड्रेस कहां पे है? राजपुरा का, आप बिलिंग करा रहे हो चंडीगढ़ की, अब बार बार आप लोगों ने एड्रेस चेंज करके चंडीगढ़ में काम करने लग गए, रजिस्टर्ड ऑफिस से काम ना करके घर से करने लग गए, समझ में आए? कुछ भी चेंज किया रजिस्टर्ड ऑफिस को और चेंज ऑफ एड्रेस को लेके कुछ भी गपला किया तो पेनल्टी लगेगी किसके ऊपर? एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, दोनों के ऊपर लगेगी। तो अगर आपने पेनल्टी की 4 दिन, अगर आपने वो काम गलत किए तो 4 दिन की पेनल्टी लगेगी, 500 रुपए एक दिन के हिसाब से 2000 रुपए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5000 तक, उससे ज्यादा नहीं होगी। सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे क्या करोगे फिर? जो ऊपर आप 16-15 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ के आए वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरओसी कह रहा है तथास्तु आप एलएलपी बन गए तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, केस कर भी सकते हो, आपके ऊपर भी केस हो सकते हैं। केस पार्टनर के ऊपर होंगे कि एलएलपी के ऊपर? आप अलग बॉडी कॉर्पोरेट बन गए, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हो, ये वो सारे पॉइंट दिए हुए हैं। सर ये तो हम पहले से ही पढ़ के आए हैं, जी हाँ, कंपनीज एक्ट में भी और डिफरेंसेस में भी। उसके बाद आ गया सेक्शन 15। सेक्शन 14 क्या था? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाएगा। सेक्शन 15 एक बार ऊपर से फिर से पढ़ते हैं। सेक्शन पहले क्या था? सेक्शन 11 से शुरू करते हैं। सेक्शन 11 में था आप इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हो, सॉरी सेक्शन 11 में भी क्या था? इनकॉर्पोरेशन ही तो था, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट थे। सेक्शन 12 में आप इनकॉर्पोरेशन करवाने लग गए रजिस्ट्रेशन से, आरओसी के पास आपने रजिस्टर्ड करा लिया। सेक्शन 13 में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। सेक्शन 14 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखे हुए हैं। सेक्शन 15 में लिखा हुआ है नेम, हर एलएलपी का अलग नाम होगा, नाम के सफिक्स में, सफिक्स कल बताया था, एंड में क्या लगाना पड़ेगा? एलएलपी लगाना पड़ेगा। आप कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते जो अनडिजायरेबल हो। जैसे आप लिख रहे हो अपनी फर्म का नाम लिख रहे हो वर्मा ड्रग्स कंपनी, क्या रख सकते हो? नहीं रख सकते। अच्छा वर्मा होने के लिए, तो आप वर्मा ट्रेडर रख सकते हो, वर्मा एंटरप्राइजेस रख सकते हो, वर्मा ट्रेडर्स एलएलपी रख सकते हो। तो कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जो अनडिजायरेबल हो, कि जो नहीं रख सकते, या फिर आइडेंटिकल हो या टू रिजेंबल। जैसे मैं अगर आपको एक फोटो दिखाना चाहता था लेकिन अभी नहीं दिखा सकता, हम आजकल ये पीते हैं लाहौरी जीरा, ठीक है जी, एक लाहौरी जीरा का नाम आया है लाहौरी जीरा, बताओ क्या चेंज हुआ दोनों में? तो ये आइडेंटिकल या नियर रिजेंबल है, तो आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। तो अगर आप मार्केट में जाओगे ना, जो ओरिजिनल लाहौरी जीरा है उसके नाम पे कम से कम 8-9 और आ गए हैं। किसी ने जीरा में जीरा ज्यादा डाल दिया है, सर जीरा ज्यादा मतलब ई को डबल ई कर दिया है। किसी ने जीरा में चीनी ज्यादा डाल दिया है, ए को डबल कर दिया है। किसी ने लाहौरी में लाहौर ए कर दिया है। स्टिकर वही है, कलर वही है, समझ रहे हो? अब जाके देख लेना, सर्च कर लेना, पानी की बोतल बिस्लेरी बिल्सेरी, है ना, तो वैसी चीजें। तो कह रहे हैं अगर ऐसा है कि अगर आपका नाम, कह रहे हैं नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड, ठीक है, एलएलपी रजिस्टर नहीं करेगी किसी नाम को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नाम अनडिजायरेबल है
या आइडेंटिकल या टू रिजेंबल कर रहा है किसी और एलएलपी से या किसी और कंपनी से या किसी भी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी पर्सन, चाहे पार्टनरशिप फर्म है चाहे सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो ट्रेडमार्क में उसने अपना नाम पहले ही रजिस्टर्ड करा रखा है। देखो ट्रेडमार्क एक अलग एक्ट है जहां पे आप अपने नाम की ब्रांडिंग की ट्रेडमार्क करा लेते हो, रजिस्टर्ड करा लेते हो। वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी, कंपनी भी। तो यानी कि यहाँ पे ट्रेडमार्क के एक्ट तक बात चली गई। अगर ट्रेडमार्क तक कोई नाम पहले से रजिस्टर्ड है, यानी कि आप यहाँ पे रिलायंस कंपनी नहीं खोल सकते, रिलायंस एलएलपी नहीं, अगर वो सेम है, रिजेंबल है। ठीक है जी। सेक्शन 16। सेक्शन 15 कोई ज्यादा खास नहीं था, सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, एज एन एलएलपी खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार को अप्लाई कर रहे थे ना हम, तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है नेम ऑनलाइन। इसमें आप क्या करते हो, 3-4 नेम्स सिलेक्ट करते हो। जैसे मेरी सीए फर्म का नाम है तरुण मुंगे एंड कंपनी, तो जब मैं अप्लाई कर रहा था ना ऑनलाइन आज से 5-7 साल पहले, तो वहां पे मैंने 4 नाम डाले थे, तरुण मुंगिया एंड कंपनी। दूसरे नंबर पे डाला था तरुण मुंगिया एंड को। तीसरे नंबर पे डाला था मोंगिया तरुण एंड कंपनी। चौथे पे डाला था मोंगिया तरुण एंड को। तो चारों में से अगर कोई नाम रजिस्टर्ड है, अगर पहला नाम रजिस्टर्ड है तो पहला नाम आपसे कट जाएगा, वो आपको अलॉट नहीं होगा, तो आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा मिल जाएगा। जैसे अगम कह रहा है कैटरीना कैफ पसंद है, शादी हो गई विक्की कौशल की। कियारा आडवाणी पसंद है, शादी हो गई। आलिया भट्ट, शादी हो गई। अब रह गई कोई हीरोइन बताना, कोई हीरोइन का नाम समझ लो, कोई और है जिसकी शादी ना हो रखी हो। चलो जैकलिन आ गई, ठीक है जी। तो आगम ने क्या किया, आगम के पेरेंट्स कह रहे थे मम्मी पापा शादी करा दो, उम्र हो गई। इसने 4 नाम दे दिए, कटरीना कैफ, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और जैकलिन फर्नांडोस। तो इनके मम्मी पापा ने पहला नाम देखा, कटरीना कैफ बुक है, तो ये नाम आपको नहीं मिलेगा। आलिया भट्ट बुक है, नहीं मिलेगा, रणबीर कपूर को मनाना पड़ेगा। कियारा आडवाणी बुक है, किसको मनाना पड़ेगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा को मनाना पड़ेगा, लेकिन वो तो बुक्ड है। बुक्ड के बाद उनका प्रूफ भी आ चुका है, सबका अपना अपना, ठीक है। तो उसके प्रूफ मतलब बेबी आ चुका है। तो उसके बाद ये लड़की यहाँ कैसे पहुंच गई पलक, उधर जाके इसकी आत्मा देखो खुश हो जाती है भाई साहब। मतलब विधि ने कुछ नहीं बोला, मन ही मन में इमोशन इमोशन इतने ज्यादा काम करते हैं ना दोस्ती में। जैसे ही हमने आंखों में देखा हम समझ गए किस बात में हंसे हैं। इधर देखा था कैसे पड़ा था, ऐसे लग रहा था कि इधर तो सिर्फ जिंदा लाश पड़ी है, आत्मा उधर पहुंची है। तो ये नाम अप्लाई करने पड़ते हैं एलएलपी और कंपनी में, नाम के हिसाब से प्रायोरिटी डालनी पड़ती है। जो ट्रेडमार्क में या कहीं पे रजिस्टर्ड हुए, ठीक है, रिजेंबल कर रहे हुए, तो वो नाम आपको अलॉट नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 1 आ गया रिजर्वेशन। अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म, देखने रे बुक में अभी भी पलक जी, अ पर्सन में अप्लाई इन फॉर्म, सच फॉर्म और मैनर अकम्पनीड बाय फीस फूस भर के, ठीक है, रजिस्ट्रार को फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम इन द एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में क्या डालोगे, इन द नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी। हम अभी कंपनी अपनी एलएलपी खोलना चाहते हैं आने वाले 2-4 महीनों में, 1-2 हफ्तों में। प्रपोज्ड यानी कि न्यू, जो अभी दुनिया में नहीं है एलएलपी लेकिन खोलना चाहते हैं। या फिर नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो, प्रपोज्ड टू चेंज, आपकी एलएलपी थी, आप उसके नेम को 1-2 महीनों में बदलना चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन डाल के पहले ही वो नेम रिजर्व कर सकते हो। लेकिन वो नेम आपका रिजर्व होगा 3 महीने के लिए। आपको अगर ये ऊपर वाली 3-4 लाइनें समझ में आ जाएंगी तो बढ़िया है। मैंने आपको काम की बात बता दी। आप नेम, नया नेम एलएलपी का, पुरानी एलएलपी का, नई एलएलपी का नाम या पुरानी एलएलपी का नया नाम जो चेंज करना चाहते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। आरईसी को, सीजी को लगेगा, ठीक है। 3 महीने के लिए आपका नेम वो अगर अलॉट हो गया रिजर्वेशन, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर फीस भी भरी है। जैसे कंपनीज में क्या होता है, 1000 रुपए की फीस होती है जब नाम अप्लाई करना होता है, तो ऐसे फीसिस होती हैं 1000, 2000, 5000। तो वो करके 3 महीने के लिए बुकिंग करा ली। 3 महीने के बाद अगर किसी और ने ले लिया तो उसको मिल जाएगा, ना लिया तो आपको 3 महीने के अंदर वो वाला नेम लेके एलएलपी खोलनी पड़ेगी। सर अगर 3 महीने के बाद हमने भी ना लिया, सामने वाला भी ना आया, तो वो नेम आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास बचा हुआ है तो मिल जाएगा। सर जैसे कैटरीना कैफ, हाँ, तो शादी से पहले अगर रिश्ता भेजोगे तो शायद मान जाए, ठीक है। अगम खुश हो रहा है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी,
कह रहे हैं अगर आप एलएलपी का नाम चेंज करना चाहते हो, अब ध्यान से पढ़ना, बड़ी खतरनाक लाइन। सर बड़ी खतरनाक लाइन को येलो येलो कर दो, ठीक है। सेक्शन नंबर 17, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 और 16। अभी जो ऊपर पढ़ के नहीं आए, पढ़ के देखो, इधर देखो, सेक्शन 16 क्या पढ़ के आए हो, नाम रिजर्वेशन। 15 का पढ़ के आए हो कंपनी का, एलएलपी का नाम। तो एलएलपी का जो नाम है आपका अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए। 16 में जो आप रिजर्वेशन करा रहे हो तब भी कंपनी का नाम ही तो रिजर्वेशन करा रहे हो। कह रहे नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, कहीं कुछ भी लिखा है, कहां पे कहीं कुछ भी लिखा है 15 और 16 में, उसकी नहीं मानेंगे। तो आप लिखो नोट विद स्टैंडिंग का मतलब सेक्शन 15 और 16 में कुछ भी लिखा हो, सेक्शन 15 और 16 में चाहे कुछ भी लिखा हो। सेक्शन 15 और 16 में चाहे कुछ भी लिखा हो, इफ थ्रू इन, क्या है, इन एडवर्टाइजिंग, इन एडवर्टेंस। इन एडवर्टेंस का मतलब होता है इसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, कुछ भी अगर आप गलत काम कर रहे हो, गपला कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, मतलब इन एडवर्टेंस का मतलब है अगर अगेंस्ट हो गई, अगर आपने रूल ब्रेक किए, ठीक है, कुछ भी काम अगर आपने गलत किया, अगेंस्ट चले गए अगर आप, और अदरवाइज एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन or on its registration by newly body corporate its registered name registered by the name which is identical। कह रहे हैं अगर 15 और 16 के अकॉर्डिंग आपने नाम बुक कराया, चेंज किया, रिजर्व कराया, अगर वो आइडेंटिकल हो गया, इन एडवर्टाइज हो गया, मतलब कि अगेंस्ट हो गया, ठीक है, दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी और कंपनी, किसी और कंपनी के साथ नाम रिजेंबल कर रहा है, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर भी, अगर प्रोप्राइटर ने कोई नाम रजिस्टर्ड करा रखा है ट्रेडमार्क में, फीसें भर रखी हैं, इतने प्रोसेस कर रखे हैं, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को लगेगा आपने हमारा नाम चुरा लिया अमूल का या जो मर्जी, तो वो एलएलपी जिसके नाम के साथ आपका नाम रिजेंबल हो रहा है या प्रोप्राइटर के साथ, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन भर देगा, एप्लीकेशन दे देगा कि इस पापी ने, नीच प्राणी ने ऐसा ऐसा किया, ये तो मेरा नाम था, मेरी एलएलपी का या मेरे ट्रेडमार्क का नाम था, इसने ले लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कि अपना नाम चेंज करो 3 महीने में, 3 महीने का नोटिस पीरियड मिलेगा। जैसे ऊपर नेम भी रिजर्वेशन 3 महीने के लिए थी, तो जैसे ही लोगों ने अप्लाई किया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि आरओसी वगैरह को, तो 3 महीने के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation। आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, अगर 3 साल बीत गए तो हम कहेंगे अब तेरी एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होगी, पहले सो रहा था क्या, मतलब आपको पता लगा एक बंदे का नाम है, 3 साल तक तो मेंटेनेबल है, एप्लीकेशन दे सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक। वेयर एलएलपी चेंज इट्स नेम, अगला पॉइंट बस खत्म है, आखिरी पेज है, बस 2 पॉइंट रह गए। अगर एलएलपी अपना नेम को चेंज करती है या नया नेम ऑब्टेन करती है, शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ विच सच चेंज गिव नोटिस ऑफ द नेम टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सीजी हु शेल कैरी आउट द नेसेसरी चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलपी चेंज। यार इधर देखो, यहां पे आपने नेम चेंज किया, नेम चेंज किया, ठीक है, इट शैल विद इन 15 फ्रॉम सच चेंज गिव नोटिस, जैसे आपने नेम चेंज किया, यहाँ पे 15 डेज खत्म हो रहे हैं, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, आप आरओसी को बता रहे हो भैया हम तो नेम चेंज कर रहे हैं, रिजेंबल था या नया नेम रखे हैं, चेंज कर रहे हो, जैसे आपने आरओसी को बता दिया, फिर नेक्स्ट 30 डेज, याद रखना ये कौन से हैं, नेक्स्ट 30 डेज में जो आरओसी है, आरओसी इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, आरओसी इशू, आप लिख लेना इसको, सर्टिफिकेट ऑफ लिखना है नंदनी, इसको लिखना है, ये वाला डायग्राम बनाना है कॉपी पे, बुक पे। जिस दिन आपने नेम चेंज किया 15 दिन के अंदर आपने आरओसी को बताया, आरओसी को इन्फॉर्म किया, आरओसी को इन्फॉर्म किया 15 दिनों के अंदर अंदर, जैसे ही आरओसी को इन्फॉर्म किया,
नेक्स्ट 30 डेज में आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑल्टर करके दे देगा कि अब से आपका नाम ये है। लिखेंगे इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, एलएलपी खत्म। कह रहे हैं इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट, अगर एलएलपी ऐसे किसी काम में डिफॉल्ट करती है, सर कैसे? एग्जाम्पल पढ़ लो, 15 दिन में आरओसी को बताना था, आप 20 दिनों के बाद बता रहे हो, तो डिफॉल्ट कर दिया ना आपने। इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू एलएलपी, मतलब अगर आपके नाम गलत है, अनडिजायरेबल है, ऊपर वाले किसी भी पॉइंट में कुछ ऐसे हैं, तो रजिस्ट्रार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पुराना नाम काट के कोई नया नाम आपको जबरदस्ती दे देगी, आपका ये नाम है, और फिर आरओसी अपने रजिस्टर में नया नाम चढ़ा देगा, ठीक है, फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेम ही है, बस यहाँ पे अगर आपका नाम अनडिजायरेबल या कुछ बेकार है, सीजी नया नाम दे देगी, आरओसी को नया नाम चढ़ाना पड़ जाएगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट एलएलपी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग। कह रहे हैं इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, इसका ये मतलब नहीं है फ्यूचर में एलएलपी अपने नाम को चेंज नहीं कर सकती, अगर उसको कल को लगेगा तो नाम चेंज करती रहेगी। इसी के साथ आपका ललप एक्ट खत्म हुआ। चलो जी, अब रह गई इसकी केस स्टडीज।